तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं संविधान का। तो संविधान की सीरीज़ में हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं संविधान का भाग 1। संविधान के भाग 1 में आपको मिलेगा भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जैसा कि हमने टॉपिक डाला है भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये भारतीय संविधान के भाग 1 में है। 1 से लेकर 4 तक है। तो आर्टिकल 1 में हम ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। वैसे अगर डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक लंबा होगा, तो हम एक शॉर्ट नोट्स ताकि आपको एग्ज़ाम में याद भी रहे और पूरा का पूरा एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन ना छूटे, बिना कोई डिटेलिंग किए पॉइंट टू पॉइंट हम आपको कनेक्ट करा रहे हैं। तो आर्टिकल 1 में सीधा आ जाते हैं। आर्टिकल 1 में भारत अर्थात राज्यों का संघ। इसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, हम आर्टिकल 2 में देखते हैं संसद भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। मतलब इसका मतलब ये है कि संसद भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। अगर कोई नए राज्य का प्रवेश होगा या स्थापना होगी तो ये संसद करेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है आर्टिकल 2 और 3 आर्टिकल 3 में कन्फ्यूज़न होता है कि पहले आर्टिकल 2 में प्रवेश एवं स्थापना है। ठीक है, बस प्रवेश और स्थापना की बात आर्टिकल 2 में कही गई है। आर्टिकल 3 में कहा गया है नए राज्यों का गठन, 2 छोटे राज्यों से मिलकर एक बड़ा राज्य, राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, सीमा को घटाना बढ़ाना, 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना या एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाना। जैसे बहुत सारे राज्य बनाए गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, बहुत सारे राज्य बनाए गए हैं एक बड़े राज्य को तोड़कर। तो ये सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर किसी राज्य का हम बाहर से प्रवेश करेंगे, स्थापना करेंगे, तो ये आर्टिकल 2 में आएगा। अगर हम अपने देश के अंदर ही नए राज्य का गठन करते हैं और छोटे राज्यों से मिलकर एक बड़ा बनाते हैं या बड़े राज्यों को तोड़कर छोटा बनाते हैं, नामों में परिवर्तन करते हैं, सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, ये आर्टिकल 3 में आएगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि चाहे हम संसद जितने भी चीज़ें भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र के सेक्शन में दी गई हैं, चाहे हम नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, ठीक है, या फिर हम छोटे राज्यों को मिला के एक बड़ा राज्य बना रहे हैं, नामों में परिवर्तन कर रहे हैं, ये जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं ये संविधान संशोधन नहीं मानी जाएंगी। ये साधारण बहुमत से, इसे हम साधारण बहुमत से पारित करेंगे। संविधान संशोधन का मतलब होता है कि 2/3 मत से पारित होना, लेकिन इसके लिए 2/3 मत की आवश्यकता नहीं है, ये साधारण बहुमत से पारित माना जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि राज्यों के गठन की प्रक्रिया क्या हुई है। ये टॉपिक हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। सबसे पहले संसद में प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। राज्य विधानमंडल की सहमति भी ली जाती है। अच्छा, राज्य विधानमंडल की सहमति बाध्यकारी होती है कि नहीं होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानमंडल की सहमति बाध्यकारी नहीं होती है। और ये हमारे मूल संविधान, ये राज्य विधानमंडल की सहमति ली जाएगी कि नहीं, ये हमारे मूल संविधान का पार्ट है कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे मूल संविधान का पार्ट नहीं है। 5वें संविधान संशोधन द्वारा नए राज्यों के गठन के प्रस्ताव से पहले, राष्ट्रपति से भी पहले राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। ये हम लोगों ने 5वां संविधान संशोधन करके संसद ने ऐड किया है। ये चीज़ मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये 5वें संविधान संशोधन से तय किया गया कि हम कोई नए राज्यों से, जिस राज्य संबंधित राज्य को सूचना देंगे जिससे रिलेटेड हम संशोधन कर, मतलब जो भी कर रहे हैं, स्थापना, प्रवेश, नाम परिवर्तन जो भी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड राज्य को, संबंधित राज्य को हम सूचित करेंगे, लेकिन उसकी सहमति बाध्यकारी नहीं है। तो हम आगे देखते हैं। राष्ट्रपति से पहले राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अब 18वां संविधान संशोधन 1960 1960 में हमारा 18th अमेंडमेंट होता है। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश के गठन से अगर जैसे कोई केंद्र शासित प्रदेश है, ये उससे संबंधित है कोई भी चीज़, ये जो होनी है, राज्यों का नाम परिवर्तन या प्रवेश स्थापना, जो भी है, अगर ये चीज़ें
केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, अगर इस परिवर्तन से केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हो रहा है तो विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा। मतलब ये विचार के लिए तभी भेजा जाएगा जब ये राज्य से संबंधित होगा। ठीक है, हम आगे आते हैं। देशी रियासतों का विलय। देशी रियासतों का विलय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आए दिन हर एग्जाम में मिलते हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, जो भी है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए हम देखते हैं। 552 रियासतों को भारत में विलय करने का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर था। तो 552 रियासतें थी टोटल, सॉरी 554, गलती से मैंने बोल दिया, 552 रियासतें थी। ठीक, अब 552 रियासतों में 549 रियासतें 549 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने स्वतः शामिल होने का निर्णय लिया। 549 रियासतें शामिल हो गई स्वतः ही। ठीक है, अब बची 3 रियासतें। एक जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ को हमने जन्म संग्रह से शामिल किया है। हैदराबाद में हमने सैन्य कार्यवाही की है, ऑपरेशन पोलो चला करके हमने उसका विलय किया है। जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर राजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं राज्यों के गठन के लिए कौन कौन सी समिति बनाई गई। जब ये सारे विलय हो गए उसके बाद राज्य गठन समिति बनाई गई। ठीक, पहली बनाई गई भाषाई प्रांतीय समिति। ये ध्यान रखिएगा, समितियाँ बहुत मिलान करने के लिए आ जाती हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे या इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले इसका गठन 1948 में होता है। जून 1948 में सबसे पहले भाषाई प्रांतीय समिति का गठन किया जाता है एस के धर की अध्यक्षता में। ठीक है, एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय समिति का गठन किया जाता है। 1948 में इसका गठन होता है। दिसंबर 1948 में जाके जून में गठन होता है और दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में कौन कौन था? ये जवाहरलाल नेहरू, जे वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और पी से पट्टाभी सीतारमैया, 3 लोग थे इस समिति में। इन्हें ये क्या करते थे, जो भाषाई प्रांतीय समिति थी इसका एक बार फिर से इस पर बैठ के निर्णय ले रहे थे। इन्होंने समिति बनाई इसका पूर्व मतलब फिर से अवलोकन करने के लिए। ठीक है, ये जो जेवीपी समिति बनी इसमें 3 लोग थे। और दिसंबर 1948 में जब ये भाषाई प्रांतीय समिति ने रिपोर्ट सौंपी तो इन्होंने गठन किया जेवीपी समिति का दिसंबर 1948 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इन्होंने भी यही कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फजल अली आयोग, ये 1953 में आया। इसमें फजल अली आयोग में फजल अली इसके अध्यक्ष थे। 2 इसमें और सदस्य थे, के.एम. पानिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये 1953 में आया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। इसमें 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे फजल अली जी और ये 2 और सदस्य थे, के.एम. पानिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इन्होंने ही अपनी रिपोर्ट में कहा, ये भी पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि किस रिपोर्ट में कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो ये आयोग था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने कहा था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने भी अस्वीकार किया था, क्योंकि आपको पता है भारत विविधताओं का देश है। तो एक राज्य में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाओं को समझने वाले लोग भी होते हैं। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की भी देखें तो अगर हम उत्तर प्रदेश की लें तो यहाँ पर 2 हैं, हिंदी और उर्दू हैं। तो इन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांतों को अस्वीकार किया। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कैसे हुआ, हम देखते हैं। ये रामोलू जी थे आंध्र प्रदेश में। इन्होंने सबसे पहले मांग उठाई थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो ये 40 दिन तक वो कर रहे थे, मतलब भूख हड़ताल पे थे। 40वें दिन की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आंदोलन तेज हो गया था। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश को गठित किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1953 में हुआ था भाषा के आधार पर। और आप याद रखिएगा 1953 में ही फजल अली आयोग का गठन हुआ था। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी।
लेकिन भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ तो 14 राज्य और 6 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब हम ये क्वेश्चन आजकल पीसीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा आने लगा है कि कौन से राज्यों का गठन कब हुआ है। ये अक्सर हर एग्ज़ाम में आजकल देखा जा रहा है। जैसे हम आप ध्यान रखिएगा, गुजरात का गठन 1960 में गुजरात का गठन हुआ है। हिमाचल का 1971 में हुआ है। नागालैंड का 1963 में हुआ है। हरियाणा का 1966 में हुआ है। ये सारे एग्ज़ाम में लगातार आ रहे हैं आजकल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। गुजरात का 1960 में, हिमाचल 1971, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966 और एक साथ त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इन तीनों का एक साथ हुआ है 1972 में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सिक्किम का हुआ है 1975 में। सिक्किम के लिए दो संविधान संशोधन याद कर लीजिएगा, 35वां और 36वां। 35वां संविधान संशोधन 1974 और 36वां संविधान संशोधन 1975। 35वें संविधान में क्या हुआ था, सिक्किम को एक सहराज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन में 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये भी एग्जाम में पूछता है कि 35 सहराज्य को दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं सिक्किम का 1975 में गठन हो जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मिज़ोरम, इन तीनों का एक साथ होता है 1987 में, 1987 में। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिज़ोरम का, इन तीनों का गठन होता है। और उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर, ये तीनों आप एक साथ याद कर सकते हैं, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। तीनों का सन 2000 है। पहले छत्तीसगढ़ का होता है, फिर उत्तराखंड का होता है, फिर झारखंड का होता है। ये तीनों क्रम भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, फिर उत्तराखंड का 9 नवंबर को हुआ और झारखंड का 15 नवंबर 2000 को हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना ये 29वां राज्य बना था। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना एक 29वां राज्य बना था। और उसके बाद 21 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को हटा के दो विधानसभा, एक केंद्र शासित प्रदेश बना। एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना और एक नॉर्मल केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके साथ क्या हुआ था, जब इसको हम लिख देते हैं इसी में, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसके बनने के बाद, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हमारे पास 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर 2020 में हमने क्या किया, दादर नगर हवेली एवं दीव को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, ठीक है। दादर नगर हवेली और दीव को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और इसके साथ ही हमारे पास 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे, ठीक है। इसी के साथ हम ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं और आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।